सभी को जोहार, नमस्कार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प झारखंड एग्जाम्स एंड इकोनॉमी में। दोस्तों, ये जो चैनल बनाया गया है संकल्प झारखंड, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी झारखंड के विद्यार्थी जेट इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि उन्हें ये समझ में आए कि बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है इसका प्रिपरेशन किस तरीके से करना है और क्या-क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखना है। तो फिर से सभी को जोहार, नमस्कार। और जैसे कि हम सबको पता है कि हर सफलता की शुरुआत एक संकल्प से होती है। तो आइए हम सब मिल के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं संकल्प से सफलता तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे जो है वो ये है कि एन इंडस्ट्री हुज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। जिस उद्योग की दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर हम लोग डायग्राम से अगर हम लोग इसको बनाएं, डायग्राम से इसको अगर हम लोग बनाएं तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये कर्व, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। अब यहाँ पे ये बोला है कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि आपूर्ति वक्र जो होगा वो क्षैतिज होगा, यानी ये इस तरीके से होगा। ये हो गया हमारा सप्लाई। अब चूंकि हम लोग कॉस्ट इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं और यहाँ पे लॉन्ग रन की बात किया गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो नीचे से ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये जो हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा एस एम सी इज इक्वल टू एम एल एम सी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब ये जो है ये डायग्राम बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये हम सबको पता है कि ये प्राइस है। ठीक है, ये अगर इस जगह पे हम लोग करेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस डायग्राम से हमें क्या समझना है? इस डायग्राम से हमको यही समझना है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ता है, वैसे वैसे जितने भी इन बाकी फर्म्स जो है एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में जितने भी फर्म्स है, इन सब के पास एक मोटिवेशन आता है कि हम लोग भी इस इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं। और जैसे ही नया कंपनी एंट्री करता है, नया नया फर्म्स एंट्री करता है, इससे क्या हो जाता है, मान लीजिए फर्म ए एंट्री किया, फिर फर्म बी एंट्री किया, फिर फर्म सी एंट्री किया, तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। प्रॉफिट कैसे डिक्लाइन करता है? क्योंकि जो प्राइस पहले लिया जा रहा था, मान लेते हैं कि प्राइस अगर यहाँ पे बढ़ चुका था, जो प्राइस पहले लिया जा रहा था, अब चूंकि यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स अब एंट्री करने लगे हैं, ठीक है, क्वांटिटी तो बढ़ा, क्वांटिटी का डिमांड जो है वो तो बढ़ा, लेकिन कहीं न कहीं जैसे ही फर्म्स और एंट्री करने लगे, इससे प्रॉफिट मार्जिन घटा और धीरे-धीरे करते-करते कहीं न कहीं हमारा जो प्राइस है, वो आके कम हो गया। प्राइस वापस अपने उसी पोज़ीशन पे आई है, जिस पोज़ीशन से वो शुरू किया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र अगर क्षैतिज होगा, तो जो हमारा इंडस्ट्री हो, वो होगा कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, क्योंकि ये वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गया जिस पोजीशन पे पहले था। समझ में आया? तो ये है हमारा पहला सवाल का पहला जवाब। अब आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हम लोग, हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है एंजल कर्व डिनोट्स। एंजल वक्र निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है कि अमाउंट्स ऑफ ए गुड परचेज्ड एट वेरियस प्राइस लेवल्स। दूसरा, अमाउंट्स ऑफ ए गुड परचेज एट वेरियस इनकम लेवल्स। तीसरा, प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर खरीदी गई मात्रा। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग एंजल कर्व की बात करते हैं, एंजल कर्व का बेसिकली अगर एक हम लोग अगर डायग्राम बनाते हैं इस जगह पे, तो हम लोग ये इस तरीके का एक डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। ये इस तरीके से ऐसे करते हुए ये डायग्राम हम ऐसे करके बना सकते हैं। अब ये डायग्राम बेसिकली क्या दिखा रहा है? ये डायग्राम बेसिकली इस जगह पे क्या दिखा रहा है? तो ये जो आधा हिस्सा है, इसको आप ये समझ लीजिए कि ये नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल वस्तु है। उसी तरीके से ऊपर का जो ये जो हिस्सा है, ऊपर का ये जो हिस्सा है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इंफीरियर यानी कि घटिया वस्तु है, इंफीरियर गुड्स। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें यहाँ पे ये दिख रहा है, एक तरफ ये इनकम है, एक तरफ ये क्वांटिटी है। तो हमारा इनकम जैसे जैसे बढ़ते गया,
हमारा इनकम पहले ये इस तरीके से था, मान लेते हैं ये 10 है, ये 20 है, इस तरीके से। तो इनकम हमारा धीरे-धीरे करके बढ़ते जा रहा है। जैसे-जैसे हमारा आय बढ़ते जा रहा है, वैसे-वैसे हम लोग नॉर्मल गुड्स में खर्च जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक समय के बाद हमारा इनकम और बढ़ते गया, मान लेते हैं ये 50 हो गया, वैसे ही हमारा जो कर्व है वो बैकवर्ड बेंड होने लगा। किस केस में? इंफीरियर गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स के केस में। क्यों? क्योंकि हमें घटिया वस्तु नहीं चाहिए जैसे-जैसे हमारा आय बढ़ते जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग एंजल कर्व की बात करें तो एंजल कर्व बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके बीच में? तो आय और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। इसे अर्नस्ट एंजल ने 1857 में दिया था। ERNST, अर्नस्ट एंजल ने इस कर्व को 1857 में इस कर्व के बारे में बात किया था। यहाँ पे एक रिलेशनशिप और यहाँ पे बात किया गया है, एक रिलेशनशिप और यहाँ पे बात किया गया है। वो ये है कि जैसे ही एक उपभोक्ता का एक अगर उपभोक्ता है, अगर इस उपभोक्ता का हाउसहोल्ड इनकम, घरेलू इनकम, हाउसहोल्ड का घरेलू आय जैसे-जैसे बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे उसका जो खर्च है घरेलू वस्तुओं पे वो घटते जाता है। घरेलू वस्तुओं पे वो उसका घटते जाता है। ये आप लोग को अलग से याद रखना है। जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे घरेलू वस्तुओं पे खर्चा जो है वो कम होने लगता है। जब हम घरेलू वस्तुओं की बात करते हैं तो यहाँ पे फूड या फिर फूड आइटम्स का बात होता है। फूड या फिर फूड आइटम्स। उस हिसाब से जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि अमाउंट्स फॉर गुड परचेज्ड एट वेरियस इनकम लेवल्स, विभिन्न आय स्तरों पर खरीदी गई वस्तु की मात्रा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे स्क्रीन पे है कि who distinguished between value in use and value in exchange and gave the famous example of diamonds and water। ये सवाल किसका है, जवाब किसने दिया है, इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी हम इस सवाल को पूछते हैं, ये है आपका हीरे और पानी का प्रसिद्ध उदाहरण जिसे इसमें दिया गया है, इसको हम लोग डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ये बेसिकली डायमंड वाटर पैराडॉक्स से सवाल है। हीरा पानी विरोधाभास, हीरा पानी विरोधाभास, हीरे और पानी का जो है ये बेसिकली विरोधाभास है, ये चीज है। अब अगर इस सवाल के जवाब पे आते हैं तो हम सबको पता है कि इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा एडम स्मिथ। क्यों? क्योंकि एडम स्मिथ ही वो इकोनॉमिस्ट थे जो सेपरेट किए थे किस किस चीज को, वैल्यू इन यूज को, वैल्यू इन यूज को और वैल्यू इन एक्सचेंज को। और इन ये जो था ये मेंशन था इनके किताब, एक बुक था द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक जो है 1776 में ये बुक आया था। इस बुक में डायमंड वाटर पैराडॉक्स का बात किया गया था। पैराडॉक्स क्या है? विरोधाभास क्या है? इसमें यह कहा गया था कि डायमंड और वाटर पैराडॉक्स में चूंकि डायमंड नेसेसरी नहीं है, हम सबको पता है कि हीरा का जरूरत इतना नहीं है, बट फिर भी कीमत जो है इसका ज्यादा है। पानी का तो बहुत जरूरत है, जिसका कीमत कम है। तो यही एक विरोधाभास जो था वो डेवलप हो गया था। तब जाके यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकला वो ये निकला कि हम लोग बेसिकली टोटल यूटिलिटी देख रहे हैं। हमें टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ शिफ्ट करना होगा। मार्जिनल यूटिलिटी कि हर अतिरिक्त कंजम्पशन में, हर अतिरिक्त उपभोग में हमें क्या प्राप्त हो रहा है। ये चीज यहाँ पे बेसिकली देखना था। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ जो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन निकला तो वो ये निकला कि जब हम पानी की बात करते हैं और जब हम डायमंड की बात करते हैं, तो चूंकि पानी जो है वो काफी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है। तो चूंकि मार्जिनल यूटिलिटी इसका कम हो जा रहा है, इसीलिए इसका कीमत भी
कम हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम डायमंड की बात करते हैं, तो हीरा चूँकि हमें पता है कि हीरा बहुत कम है, बहुत कम है। इसको हम लोग स्कार्स कहते हैं, बहुत कम, ठीक? अब बहुत कम होने से इस क्या हो जा रहा है, कि इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ जा रहा है। हर अतिरिक्त हीरा का यूटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इससे क्या हो जा रहा है, इससे कहीं न कहीं कीमत जो है वो बढ़ जा रहा है। ये इसका था। हालाँकि इस उत्तर में मुख्य योगदान 3 लोगों का नाम आता है। विलियम, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। विलियम स्टैनली जेम्स, ठीक? उसके बाद आता है कार्ल मेंजर का नाम, कार्ल मेंजर, एंड फिर लियोन वॉलरस, लियोन वॉलरस। हाउएवर एक बात याद रखिएगा इसमें, कि इनका तो योगदान था ही, लेकिन ये पूरा थ्योरी को रिफाइन करने में मार्शल का भी बहुत बड़ा योगदान था। मार्शल का भी बहुत बड़ा योगदान था, बिकॉज़ ये बेसिकली ये सारा थ्योरी को क्या किए थे, रिफाइन किए थे, रिफाइन किए थे। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी बेसिकली क्या है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी वो हो गया कि मान लीजिए हम किसी ए कंपनी में हैं और एक बी कंपनी की तरफ हम जा रहे हैं। अब ये ए से बी कंपनी की तरफ जाने में हमें 1 महीना का समय लगा। 1 महीना, या मान लेते हैं कि 3 महीना लगा। 3 महीना के बाद हम ए कंपनी से बी कंपनी की ओर शिफ्ट किए, ठीक? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये 3 महीना जो था, ये 3 महीना आप बेरोज़गार थे। ये 3 महीना आप बेरोज़गार थे। तो ये जो 3 महीना जो आप बेरोज़गार हैं, इसी को बेसिकली घर्षणात्मक बेरोज़गारी कहा जाता है, यानी कि टर्नओवर एम्प्लॉयमेंट जो होगा, इसका आंसर होगा। तो जब भी आप अपना कैरियर को चेंज करते हैं, तो उस वक़्त टर्नओवर एम्प्लॉयमेंट होता है। इसको बेसिकली घर्षणात्मक बेरोज़गारी, फ्रिक्शनल बेरोज़गारी भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट टर्म अन शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ये जो बेरोज़गारी है, ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, ये बस एक छोटे समय के लिए है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो सबसे पहला, अगर हम लोग ऑप्शन देखें, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, ये है या नहीं? बिल्कुल है। इस तरीके से अगर हम बैंक नोट जारी करना, तो ये भी होगा। लेंडर ऑफ द लास्ट, जो अंतिम ऋणदाता, ये भी होगा। तो फिर क्या नहीं होगा? तो फिर ये नहीं होगा, यानी कि क्रेडिट का बहुविस्तार, मल्टी एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, ये बेसिकली जो है ये आपका कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स का ये रोल है। तो ये चीज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। निम्नलिखित को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पुराने से शुरू करने के नवीनतम तक। अब जैसे कि हम सबको दिख रहा है कि पहला है डब्ल्यूटीओ, फिर है गेट, फिर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। तो अगर इन सब का हम साल लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम सबको पता है कि डब्ल्यूटीओ ये कब आया? तो डब्ल्यूटीओ आया 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। उसी तरीके से अगर हम गेट की बात करते हैं, तो गेट भी आया। गेट, एक बात याद रखिएगा, ये साइन हुआ था 30 अक्टूबर। हालांकि डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो हम ऐसी तरीके से बता दे रहे हैं कि ये बेसिकली साइन हुआ था 30 अक्टूबर 1947 में। फाइनली अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन की हम लोग बात करें, तो ये 1 जनवरी जनवरी 1
1947, जनवरी 1 1948, सॉरी, जनवरी 1 1948, ये चीजें। फिर आते हैं हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत की नई आर्थिक नीति। तो भारत की नई आर्थिक नीति हम सबको पता ही 1991 में आया था। 1991 में फिर अगर हम लोग जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। और अगर हम लोग नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड जो है वो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, 1982। यही सेम टाइम पे अगर इससे रिलेटेड एक और याद रखना है तो एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक, इसका जो था वो था 1 जनवरी 1980। तो ये भी अतिरिक्त तौर पे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो अगर हम लोग को इसका आंसर देखना है तो देखिए क्या होगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। सबसे लेटेस्ट कौन सा आया है? सबसे लेटेस्ट जो है वो हमारा डी है, यानी कि लास्ट में डी होगा। और सबसे पहले जो हमारा आया है इस केस में वो होगा GATT, गैट, यानी कि बी। बी एंड डी, बी स्टार्टिंग में होगा, डी लास्ट में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नंबर 7, which of the following properties is satisfied in case of fishing in a pond? तालाब में मछली पकड़ने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता संतुष्ट होती है? तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ये तालाब, ये तालाब है। इस तालाब में बहुत लोग मछली पकड़ रहे हैं। अब जैसे जैसे तालाब में यह यहाँ एक पहला व्यक्ति है, ये मछली पकड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स सा बात है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000 मछलियां हैं। तो 1000 मछली पकड़ सकता है। उसी तरीके से धीरे-धीरे यहाँ लोग बढ़ते गए। धीरे-धीरे करके यहाँ पे लोग बढ़ते गए। तो क्या जितने लोग इस तालाब में आ रहे हैं, क्या उनको हम रोक सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हम लोग उनको नहीं रोक सकते। यानी कि जो निष्कासन है वो बिल्कुल ही असंभव है। यानी कि निष्कासन जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल ही असंभव होगा। यानी कि ये नहीं होगा। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये चीज है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतते जाएगा फिर हम लोग मछली पकड़ते जाएंगे, लेकिन ये एक समय के बाद क्या होगा कि आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी कि कौन कितना मछली पकड़ा, कौन कितना कम पकड़ा। उस तरीके से प्रतिस्पर्धा होना निश्चित है, क्योंकि तालाब जो है वो फिक्स्ड है। तालाब कोई बहुत बड़ा तालाब नहीं है, तालाब जो है वो फिक्स्ड है। और चूंकि यहाँ पे लोग धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं तो ये संभावना है कि प्रतिस्पर्धा बिल्कुल होगा। यानी कि प्रतिस्पर्धा जो है वो होगा। प्रतिस्पर्धा की अगर आप बात करते हैं यानी कि ये होगा। तो जब आप बोलते हैं कि प्रतिस्पर्धा होगा यानी कि ये किस टाइप का नेचर है, यानी कि राइवल, राइवल होगा। तो आप बताइए कि एक्सक्लूड अगर नहीं होगा और राइवल होगा तो ये कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन नंबर बी, नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एज पर नेशनल Health Survey 5. What was the number of females per 1000 males during survey period 2019 to 2021? तो अभी लेटेस्ट डाटा तो कुछ है नहीं, जो भी लेटेस्ट डाटा है वो यही है कि 2019-21 के हिसाब से ही हमें देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जो था वो 2015-16 था, 2015-16 था। अब जो हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है वो 2019-21 का है। तो अगर हम लोग 15-16 में बात करते हैं, 15-16 में, तो ये जो था वो 991 था। और अगर 1921 में बात करते हैं तो ये जो है ये आपका 1020 है। 1020, ये आपका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा ये आपका इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। और अगर यही चीज अगर हम झारखंड के पर्सपेक्टिव से पूछे तब क्या होगा? तो याद रखिएगा झारखंड के पर्सपेक्टिव में 15-16 में ये जो आंकड़ा था वो 1002 था। यानी कि 1002, जो कि बहुत अच्छा आंकड़ा है ये। उसके बाद अगर हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग 19-21 की अगर हम लोग बात करें तो यही जो है ये चेंज होके 1050 हो गया है। ये दो चीज आप लोग को याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैव बीन प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ? एडम स्मिथ द्वारा कराधान के किन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है? तो जैसे कि हम सबको पता है कि देयर आर 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन।
फोर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, फोर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या क्या है फोर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन? तो अगर हम लोग सबसे पहला बात करें, चार कैनन की बात करते हैं, सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है इक्विटी। इक्विटी यानी कि समानता, समानता। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं दूसरा, तो वो हो जाता है सर्टेनिटी। ये दिखाता है निश्चित, निश्चितता। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कन्वे तीसरा जो है वो आपका हो जाएगा कन्वेनियंस। कन्वेनियंस यानी कि सुविधा। और चौथा जो है वो आपका हो जाएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि नित्य। ये है, ये है बेसिकली आपका फोर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अब अगर इस चीज को समझना है, तो ये जो पहला है इक्विटी, ये समानता है। किस चीज का समानता बात कर रहा है? तो ये बोला है कि हर इंसान के पास समान ये हर एक इंसान के पास जो है वो एबिलिटी टू पे का बात किया है। यहाँ पे किस चीज का बात किया है? कि एबिलिटी टू पे, मतलब ये व्यक्ति अगर ज्यादा पे कर सकता है तो ज्यादा पे करेगा, ये ज्यादा देगा टैक्स। ये व्यक्ति के पास उतना क्षमता नहीं है तो ये कम देगा। तो मतलब जिसका जितना एबिलिटी वो उस हिसाब से देगा, इसी को हम लोग कहते हैं इक्विटी। अब दूसरी बात करते हैं तो दूसरा है सर्टेनिटी यानी निश्चित। किस चीज का निश्चितता? तो यहाँ पे यह बोला गया है कि जो हमारा टैक्स है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए मतलब किसी भी तरह का कोई भी दुविधा नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति को टैक्स देने में। तो हर चीज के लिए निश्चित होना चाहिए, जितना भी तरह का टैक्स लॉ है। ठीक है? और एक इंसान को यह भी पता होना चाहिए कि उसे कितना देना है, कितना देना है, कितना टैक्स देना है, कब देना है, कब देना है और कैसे देना है, कैसे देना है। इसलिए इसको बोला जाता है टैक्स क्लियर या फिर क्लियर टैक्स लॉस। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं निश्चितता को बताता है। और एक इंसान जो टैक्स पेमेंट कर रहा है उसके लिए निश्चितता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा जो है वो है कन्वीनियंस यानी कि जो टैक्स पे करने वाला व्यक्ति है उसको सुविधा भी होना चाहिए। सुविधा इन द सेंस, एक उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग समझते हैं, अगर इस तीसरा पॉइंट को हम लोग उदाहरण के तौर पर समझते हैं, तो जैसे कि कृषि के लिए अगर आप टैक्स ले रहे हैं, मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स यानी कृषि टैक्स आप ले रहे हैं, तो एग्रीकल्चर टैक्स कब होना चाहिए बताइए? हार्वेस्टिंग से पहले होना चाहिए, इसके पहले होना चाहिए, या इसके बाद होना चाहिए? कौन सा सही होगा बताइए? फसल कटने का समय से पहले होना चाहिए या फसल कटने के समय के बाद होना चाहिए? फसल कटने के समय से पहले होना चाहिए या सफल फसल कटने के बाद होना चाहिए? तो हमको लगता है कि आप सबका विचार यही होगा कि फसल कटने के बाद ही जो है वो कृषि टैक्स लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम कहीं न कहीं किसान का सुविधा का ज़िक्र सुविधा को देखते हुए उनसे हम टैक्स का वसूली कर रहे हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर 3। और चौथा जो है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में बेसिकली ये दिखाया जाता है कि कर का बड़ा हिस्सा जो है वो सीधा-सीधा सरकारी खजाने में ही जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो कुछ भी कर दे रहा है, चाहे ज़्यादा दो, चाहे कम दो, ये सीधा-सीधा इकोनॉमी में इंजेक्ट होना चाहिए। कर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सीधा-सीधी सरकारी खजाने में जाना चाहिए। यही है आपका 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन: इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वेनियंस एंड इकोनॉमी। यानी कि अगर हम लोग ये देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आरआरबी वेयर सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975। ठीक है, ये सही है। दूसरा है कि आरआरबी की इक्विटी का सबसे बड़ा भाग इसके प्रायोजक बैंक के पास होता है। लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी आरआरबी इज हेल्ड बाय इट्स स्पॉन्सर बैंक। ये दिख रहा है, यानी कि इक्विटी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो बोल रहा है स्पॉन्सर बैंक। तो अगर इसका प्रोपोर्शन की हम लोग बात करें तो हम सबको पता है ये प्रोपोर्शन इस तरीके से है, 50:35:50, जिसमें 50 जो है ये बेसिकली किसको दिखाता है? तो केंद्र को दिखाता है, केंद्र का हिस्सा। 35 जो है ये किसको दिखाता है? 35 जो है ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, स्पॉन्सर्ड बैंक।
यानी कि प्रायोजक बैंक, और 15 जो होता है, यहाँ पे आपका राज्य सरकार का रोल आता है। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा अगर हिस्सा की बात करते हैं तो किसके पास है? तो ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है ये बेसिकली केंद्र के पास है, यानी कि सेंट्रल के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं होगा। चूँकि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा तो यानी कि ये नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं तीसरा ऑप्शन पे, नाबार्ड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आरआरबी। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी गतिविधियों को समन्वय करता है। तो हाँ, ये पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा है आरआरबी आर लीड बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लीड बैंक होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है और लगभग ना के बराबर ऐसा होता है। इसके पीछे कारण ये है कि लीड बैंक जो है, लीड बैंक का आप जब भी बात करते हैं, तो याद रखिएगा लीड बैंक में उसको रोल मिला जाता है जो कन्वीनर होता है एसएलबीसी का। एसएलबीसी, ये एसएलबीसी क्या है? तो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होता है एक। इसको अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली क्या है? तो ये स्टेट लेवल बैंकर कमेटी होता है, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। यानी कि राज्य में जितना भी बैंक है, उन सभी बैंकों को एक साथ एकत्रित करके ये उनको लीड करता है। ठीक, तो इनके जो कन्वीनर होते हैं स्टेट लेवल, यानी कि एसएलबीसी के जो कन्वीनर होते हैं, एसएलबीसी के जो कन्वीनर होते हैं, वही लीड बैंक के भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लीड बैंक, अगर भारत की बात कीजिएगा, अगर आप लीड बैंक में भारत की अगर बात कीजिएगा, तो भारत का याद रखिएगा कि भारत का लीड बैंक जो है वो है एसबीआई। एसबीआई, ये लगभग 275 जिला कवर करता है। ठीक, लगभग 12 राज्यों को कवर करता है, 12 स्टेट्स एंड 2 यूटी, 2 यूनियन टेरिटरी। उसी तरीके से अगर आप लीड बैंक ऑफ झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड का लीड बैंक क्या है, कौन सा बैंक जो है वो झारखंड का लीड बैंक है, तो उसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा बैंक ऑफ इंडिया। तो आशा करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन जो है वो आप लोग को समझ में आया होगा। तो सभी को धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसी तरीके का क्लास हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे आप लोगों की सुविधा के लिए। और जाते जाते आप, एक होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली जो यूनियन करंट बजट जो अभी हमारा आया है, हाल ही में जो केंद्रीय बजट आया है, उसमें जो हमारा बजट का जो साइज है वो क्या है? तो इसका जो भी उत्तर है वो कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जोहार। जय हिंद।